न्यू सेक्शन डिस्कस करना स्टार्ट करना है, जो बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सेम डायमेंशंस एंड वेक्टर की तरह होगा। यहाँ पे जो भी बातें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे वो बाकी के पूरे सिलेबस में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और इसी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को हम मोशन इन वन डायमेंशन ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशंस डिस्कस करने से पहले हमें इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि स्टार्ट करते हैं डिस्कशन फ्रॉम मोशन। तो अब ये मोशन मतलब क्या होता है, तो एकदम सिंपल केस है। देखो, मोशन मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। मोशन मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। यहां से आगे याद रखना है कि जो भी बॉडी और जो भी ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करेगा उसको अपन एज ए पार्टिकल ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, इसको बोला जाता है मोशन। यानी कि कंडीशन क्या है, देखो कि कंपलसरी बॉडी की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, और पोजीशन जो चेंज हो रही है वो विथ रिस्पेक्ट टू कंपलसरी स्पेस एंड टाइम को कंसीडर करके उनके रिस्पेक्ट में ये चेंज ऑकर होना चाहिए, तभी उस टाइप के चेंज इन पोजीशन को हम मोशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखो अब वन बाय वन जाते हैं कि यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड हमें मिले हैं, जैसे कि पोजीशन। अब ये पोजीशन मतलब क्या होता है कि पोजीशन मतलब होता है एनी पॉइंट इन द स्पेस at which body exists at the given instant of time। ठीक है, पोजीशन मतलब क्या है, देखो स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है, लेकिन उस पॉइंट का इंपॉर्टेंस कब तक है, जब तक उसके ऊपर बॉडी एग्जिस्ट है एंड पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर सपोज किसी को एड्रेस बोलना है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा जो लोकेशन होगा वो स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि आप अगर घर पे है और किसी का कॉल आ रहा है आपको कि वेयर आर यू, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारा घर का जो भी डिटेल एड्रेस होगा वो एक्सप्लेन करेंगे, एंड उसके बाद में आप कितने बजे तक घर पे हो ये भी उसके साथ कंक्लूड करके एक्सप्लेन कर देंगे। घर का एड्रेस मतलब यहाँ पे बना स्पेस, एंड कब तक घर पे है मतलब आप वो इंस्टेंट ऑफ टाइम को वापस स्पेसिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो जब तक स्पेस एंड टाइम इनको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है तब तक हम बॉडी के पोजीशन को लोकेट नहीं कर सकते। एंड इस तरह से अगर ये पोजीशन चेंज होती है तो हम कंसीडर करते हैं कि बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ए रेलवे का स्टेशन है, दूसरा बी रेलवे का स्टेशन है। तो रेलवे ए के ऊपर आके पहले रुकी थी और उसमें कुछ पैसेंजर थे वो अंदर चले गए, और उसके बाद कुछ टाइम इंटरवल के बाद में ये रेलवे जो है दूसरे स्टेशन पे मतलब बी पे आके रुक गई। तो इस केस में क्या हुआ, देखो कि ये जो रेलवे का ये बोगी थी, रेलवे थी या फिर उसके अंदर के पैसेंजर थे, उनके सराउंडिंग का स्पेस यहाँ पे डिफरेंट था, एंड यहाँ पे आने के बाद जो स्पेस है वो चेंज हो गया। मतलब स्पेस में बॉडी की जो पोजीशन थी पहले ए पे थी, बाद में बी पे चले गई। तो ए से लेके बी तक पोजीशन के चेंज होने का जो भी प्रोसेस है, जो भी फिनोमेनन है, उसको हम फिजिक्स में कंसिडर करते हैं एज ए मोशन। तो मोशन पढ़ने के लिए कंपलसरी हमें बॉडी की पोजीशन मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब भी पोजीशन चेंज होती है तभी अपन वहां पे मोशन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, और मैंने जैसे पहले बोला था कि फिजिक्स में हम हर बार आगे क्या करेंगे, बॉडी और ऑब्जेक्ट को एज ए पार्टिकल ट्रीट करेंगे। तो ये पार्टिकल मतलब होगा क्या, पार्टिकल मतलब होगा डायमेंशनलेस ऑब्जेक्ट, मतलब जिसका ना हम मास कंसीडर करेंगे, जिसका ना वेट कंसीडर किया जाएगा,
जिसकी ना लेंथ कंसीडर किया जाएगी। इन सबको छोड़ के एक पॉइंट पे बॉडी एग्जिस्ट है ऐसा अपन एज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो उस टाइप के बॉडी को बोला जाएगा पार्टिकल। तो अब जो अपन सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो स्ट्रिक्टली डील करता है ओनली विद द मोशन, एंड मोशन के साथ डील करने वाला फिजिक्स का जो सेक्शन होता है उसको बोला जाता है मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स मतलब क्या है कि मैकेनिक्स मतलब होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड फेनोमेनन रिलेटेड टू मोशन। लेकिन ये मैकेनिक्स पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस मैकेनिक्स को दो बेसिक पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें से फर्स्ट होता है जिसको बोला जाता है काइनेमेटिक्स, एंड दूसरा है उसको बोला जाता है काइनेटिक्स, एंड ये काइनेटिक्स का अल्टरनेट वर्ड होता है डायनेमिक्स। अब काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों भी क्या है, फिजिक्स की ब्रांचेस है, दोनों का काम क्या है, मैकेनिक्स को पढ़ना। लेकिन मैकेनिक्स को पढ़ते टाइम अगर अपन बात काइनेमेटिक्स की करेंगे तो काइनेमेटिक्स में होता क्या है कि ये होती है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन की स्टडी, लेकिन मोशन क्यों होती है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। एंड इस तरह से अगर मोशन को स्टडी करना है तो हमें बस डील करना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के साथ में। ठीक है, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी के साथ में अपन डील करेंगे। काइनेटिक्स में क्या होगा, यही बात चेंज हो जाएगी और काइनेटिक्स बनेगा कि स्टडी ऑफ मोशन बाय कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब काइनेमेटिक्स में भी हमें मोशन को ही स्टडी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें मोशन के कॉज को कंसीडर करना पड़ेगा। एंड आपको मालूम होगा कि एवरी टाइप ऑफ मोशन के लिए एक ही कॉज होता है, दैट इज नथिंग बट फोर्स। तो इन सिंपल वर्ड मैकेनिक्स की जो दो ब्रांचेस है उसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन फोर्स। तो फोर्स कंसीडर किया है तो वो बनेगा काइनेमेटिक्स, फोर्स अगर कंसीडर नहीं किया है तो वो बनेगा काइनेटिक्स। ठीक है, तो हम जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें हमें मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड मोशन अलोंग प्लेन, ये दो टॉपिक पढ़ने हैं, ये हमारे काइनेमेटिक्स के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं ये काइनेमेटिक्स वाला सेक्शन है। एंड इस काइनेमेटिक्स वाले सेक्शन में हमें बेसिकली डील करना है दो टॉपिक्स के साथ में, दैट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड दूसरा मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन, ये हमारे फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं। तो इन दोनों को अपन काइनेमेटिक्स इस हेडिंग के अंडर पढ़ते हैं। उसके बाद में जो काइनेटिक्स वाला पार्ट आता है तो काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंट्रोडक्टरी, दैट इज एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसके साथ में हम डील करते हैं वर्क पावर एनर्जी के साथ में, कि फोर्स से भी आगे कंसेप्ट को अपन एक्सटेंड करते हैं। देन अगर बात ग्रेविटेशन की एंड रोटेशनल मोशन की जाएगी तो ये जो दोनों टॉपिक है इनमें हम बोथ काइनेमेटिक्स भी और काइनेटिक्स भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो आपको आगे स्क्रीन पे टॉपिक्स दिख रहे हैं ये हमारे 11th एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट बुक के रिमेनिंग टॉपिक है, जिनको हम डिस्कशन करना वन बाय वन स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो आते हमारे बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए हमने ये मोशन के अबाउट डिस्कस करना स्टार्ट किया था और ऊपर ही हमने पहले इसको डिफाइन किया है कि मोशन मतलब क्या होता है। मोशन मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब मैं बॉडी और ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, हम सीधा पार्टिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पार्टिकल की
पोजीशन चेंज होने वाली जो भी प्रोसेस है, फेनोमेनन है, उसको अपन क्या करते हैं, एज ए मोशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक के स्टार्ट में मैं आपको एक बात रिलेटेड टू मोशन इंट्रोड्यूस करा देता हूं, जिससे आपका मैकेनिक्स के बारे में एक पर्टिकुलर व्यू बनेगा, जो हमें रिमेनिंग सिलेबस को डिस्कस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। अब ये मोशन तो हो गई, लेकिन हम हमारे सिलेबस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मोशन के साथ डील करने वाले। क्यों एंड कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल देता हूं। फॉर एग्जांपल औरंगाबाद के बारे में अगर बात करेंगे, एक कार है और वो कार हमने देखी थी बाबा पेट्रोल पंप पे, और वो बाबा पेट्रोल पंप से निकल के 7 हिल तक चली गई। तो हम देखते हैं कि कार ने अपनी मोशन परफॉर्म की, क्योंकि उसने एक्चुअल में जो पोजीशन थी वो चेंज की है फ्रॉम बाबा टू 7 हिल। ठीक है, लेकिन सेम केस हम जहां पे घर में बैठे हैं, जहां पे आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, वहां पे जो फैन शुरू है उसके बारे में अगर देखेंगे, अगर फैन का स्विच ऑन है तो हम कंसीडर करते कि फैन मोशन में है, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे जब से घर में उसको फिट किया है तब से वो फैन एक ही जगह पे है, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कंसीडर करते हैं कि वो मोशन में है। तो उसकी ऐसी कैसी मोशन होती है, ये सब जो बातें हैं हमें सिलेबस में डिटेल में डिस्कस करने हैं। तो इसलिए ये टाइप्स ऑफ मोशन का पार्ट बहुत नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन में आती है, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन जो होती है, ये ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि बॉडी एक्चुअली गेट ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। मतलब कि बॉडी जो है वो एक्चुअल में, जैसे मैंने अभी कार का एग्जांपल बोला था, बाबा पेट्रोल पंप से स्टार्ट हो गई और 7 हिल पे आके रुक गई, यानी उसकी पोजीशन जो है वो एक्चुअल में चेंज होती है, तो उस टाइप के मोशन को बोला जाता है ट्रांसलेशनल मोशन। एंड ये ट्रांसलेशनल मोशन को अगेन अपन 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक होती है रेक्टिलिनियर मोशन, एंड इसी रेक्टिलिनियर मोशन को हम कंसीडर करते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और मोशन इन 1 डायमेंशंस, जो हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी होती है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन यानी कि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल कर रही है तो रेक्टिलिनियर मोशन, बॉडी अगर कर्व पाथ पे ट्रेवल कर रही है तो वो बनती है कर्विलिनियर मोशन। इसके बाद में सेकंड टाइप ऑफ मोशन आती है, जिसको हम कंसीडर करते हैं एज ए रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन जो है वो अलग टाइप की मोशन है, क्योंकि इस टाइप की मोशन में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, जैसे कि हमने फैन के बारे में देखा था। तो यहां पे क्या होता है कि एवरी पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी परफॉर्म्स circular motion about axis of rotation। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, देखो कि जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगी, उसके रिलेटेड कोई भी पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे बस बॉडी के ऊपर जितने सारे पार्टिकल्स होंगे, यानी एवरी पार्टिकल कहाँ पे, सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब फैन की मोशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो होता क्या है कि फैन को जहां से हैंग किया है हमने टू द स्लैब, तो उस पॉइंट के अबाउट पूरा फैन क्या होता है, रोटेट होता है। अगर फैन की बॉडी के ऊपर कहीं पे भी एक आधा मार्कर रखेंगे और फैन का स्विच ऑन करेंगे तो आपको एक कंप्लीट सर्कल मिलेगा। ऐसे डिफरेंट पॉइंट पे रखेंगे तो डिफरेंट रेडियस के, लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि फैन के बॉडी के ऊपर जितने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो फैन के एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इस टाइप के मोशन में बॉडी खुद
अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, बॉडी के ऊपर के सारे पार्टिकल पोजीशन को चेंज करते हैं, इसलिए इस टाइप के मोशन को बोला जाता है रोटेशनल मोशन। अगेन इस मोशन को पढ़ने के लिए दो बेसिक मोशन हमें मालूम होनी चाहिए, उसमें से फर्स्ट वन होती है सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन मतलब क्या? मोशन अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। स्ट्रिक्टली यहाँ पे ना स्ट्रेट लाइन पाथ होगा ना कर्व पाथ होगा, पूरा सर्कल का सर्कमफरेंस होगा, उसके ऊपर अगर बॉडी अपनी मोशन परफॉर्म करती है तो उसको बोला जाएगा सर्कुलर मोशन। आगे मोशन इन ए प्लेन में हमें सर्कुलर मोशन को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सर्कुलर मोशन है, इसका एग्जांपल जैसे आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी अगर एक्चुअल में सर्कमफरेंस पे मूव हो रही है तो उस टाइप के मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। उसके बाद में और एक मोशन यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, रोलिंग मोशन। अब ये खुद तो नहीं है, खुद एक मोशन की टाइप नहीं है, दो मोशन के बाद इसको बनाया जाता है। यानी कि अगर कभी कभी बॉडी रोटेट भी हो रही है और रोटेशन के साथ में बॉडी का ट्रांसलेशन भी हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जो कार के व्हील्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब कार चलती है रोड पे तो रोटेट भी होती है, और ऐसे नहीं होता है कि कार चली गई और व्हील्स वहां पे रोटेट हो रहे हैं। व्हील्स रोटेट होते हैं और कार को एक पोजीशन से अनदर पोजीशन पे लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन में दो मोशन परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे एक है रोटेशनल मोशन एंड इसके साथ में बॉडी परफॉर्म करती है ट्रांसलेशनल मोशन। इन दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन मतलब होती है रोलिंग मोशन, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ मोशन हो गई। उसके बाद में आती है नेक्स्ट थर्ड, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, अब वाइब्रेशनल मोशन मतलब क्या है? देखो, रोटेशनल से एंड ट्रांसलेशनल से पूरी अलग टाइप की मोशन है वाइब्रेशनल मोशन, जिसमें क्या होता है कि द मोशन in which body moves along same path again and again, that is, अब इसका एग्जांपल क्या है? टू एंड फ्रो, या फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, या फिर हम उसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसको बोला जाता है वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि बॉडी की जो मोशन परफॉर्म होगी वो सेम पाथ पे होगी अगेन एंड अगेन। यानी कि बॉडी ट्रांसलेट भी नहीं होने वाली है, बॉडी रोटेट भी नहीं होने वाली है, बॉडी मूव होगी लेकिन एक छोटा सा पाथ होगा, उसी के ऊपर ये अगेन एंड अगेन सेम पाथ पे मूव होने वाली है। फिर वो टू एंड फ्रो हो सकता है, या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकता है, या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को बोला जाता है वाइब्रेशनल मोशन। अब ये वाइब्रेशनल मोशन कहाँ पे होती है? एकदम सिंपल बेसिक एग्जांपल से देखो, एक सेविंग मशीन होती है, सबको मालूम है, सबने देखी है। तो उसकी जो टिप होती है तो वो क्या करती है, बेसिकली जैसे अपन पेडल मारते हैं तो वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन मूव करती है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। उसके बाद में प्लांट्स के लीव्स होते हैं, जब एयर ब्रीथ आती है, एयर आती है, हवा आती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन मूव होते हैं। या फिर ऑल टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लो, उसमें म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें कंपलसरी वहां पे ये वाइब्रेशनल मोशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गणपति में हम देखते हैं ड्रम का एग्जांपल लेंगे, ढोल, तो उसकी जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, कंटिन्यूसली फोर्सेस बम्बार्ड करते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्क्रीन होती है ड्रम की वो क्या होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव होती है, एंड उसके मोशन से जो एयर है
उस एयर में वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोई भी एग्जांपल आप अगर लेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, गिटार, सितार, वीणा, तो उसमें भी एक स्ट्रिंग होती है, उसको अपन वाइब्रेट करते हैं और वहां से क्या होते हैं, म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो इस तरह से ये वाइब्रेशनल मोशन होती है। अगेन इस मोशन को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। इसमें से फर्स्ट वन होता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड सेकंड केस होती है जो एप्लीकेबल है इन केस ऑफ वेव्स। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ मोशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो जो पार्ट आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मोशन से लेके ये वेव्स तक, ये जो सेक्शन है पूरा, इसको अपन मैकेनिक्स इस हेडिंग के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन अब मैं यहाँ पे आपको बातें बोल देता हूँ कि ये मोशन का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। कि 11th एनसीईआरटी की अगर आप बात करेंगे तो आपका जो मोशन इन वन डायमेंशन है, हम पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में। ये 1D वाला टॉपिक हो गया कंप्लीटली। देन एक कर्वीलिनियर मोशन है, इसको अपन मोशन इन ए प्लेन में जब अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तब हमें इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मोशन इन ए प्लेन में जो भी मोशन होगी उसका एग्जांपल प्रोजेक्टाइल है, उसको अपन कर्वीलिनियर मोशन बोल के डायरेक्टली पढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन बोल के तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा वेटेज उसको है पार्ट फर्स्ट में। उसके बाद में सर्कुलर मोशन, इसको भी अपन मोशन इन प्लेन में मतलब 2D में डिटेल में पढ़ते हैं। एंड ये रोलिंग मोशन जो है वो हमें रोटेशनल मोशन में एक सेपरेट सेक्शन बोल के इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। देन वाइब्रेशनल मोशन में SHM, ये भी सिंपल टॉपिक है। ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये भी आपको सेपरेट टॉपिक मिलेगा। एंड इनको छोड़ के इनका सबका कॉम्बिनेशन जो है हमें देखने को मिलता है ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में कंसेप्ट अलग है, मास है, मास की फील्ड हम स्टडी करते हैं, लेकिन उसमें जितने भी फिनोमेनन आएंगे उसमें हम इस टाइप के मोशन को कंटिन्यूअसली रिपीट करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में जो NLM दिखेगा, NLM में हम पढ़ेंगे तो फोर्स, लेकिन फोर्स का एप्लीकेशन प्रैक्टिकली इतनी सारी मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद में आप अगर देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये स्ट्रिक्टली वर्क होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एनर्जी होगी, एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क अपन पावर बोलेंगे। लेकिन ये वर्क, पावर, एनर्जी अल्टीमेटली करते क्या है, तो वो इस टाइप के मोशन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर 11th एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस में एक डायमेंशंस का पार्ट एंड एक थर्मल सेक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये अगर छोड़ देंगे तो रिमेनिंग पूरा जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ इस मोशन हेडिंग के अंडर हमें पढ़ना पड़ता है, जिसको अपन मैकेनिक्स का सिलेबस बोलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स का सिलेबस 11th एनसीईआरटी के पार्ट फर्स्ट में भी है एंड पार्ट सेकंड में भी SHM, ऑसिलेशन एंड वेव्स वाले सेक्शन में हमें इसको पढ़ना है। इसके लिए इसेंशियली इंपॉर्टेंट है जिनका मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये दो सेक्शन फिजिक्स के मास्टर हो गए, प्रिपेयर हो गए, उनको फिजिक्स के स्कोर में कभी भी इश्यू नहीं आता है, प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि बाकी सेक्शन एकदम सिंपल होते हैं। और ये जो सेक्शन है दोनों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स, इतनी लिंक कंसेप्ट होती है कि एक कंसेप्ट अगर मिस करेंगे तो उसकी वजह से आगे बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, ठीक है। इसलिए ये मैकेनिक्स सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो। ये प्रिपेयर हो गया मतलब ये रिमेनिंग सारे टॉपिक्स आपको एकदम इजी लगने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का। अब ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करने के लिए हमने पोजीशन को पहले डिफाइन किया है। तो पोजीशन के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। क्या है यहाँ पे, चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये हमें क्या करती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन के अबाउट आइडिया प्रोवाइड करती है। और अल्टरनेट डेफिनेशन हमारे पास इसकी और एक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन टू पोजिशंस, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, इन दोनों के बिटवीन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। एंड हर बार हमें मालूम है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपलसरी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। तो ये डेफिनेशन हमें मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करती है, ये डेफिनेशन हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट में अपन डिस्टेंस यानी लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो इसका ऐसा यूनिट मीटर होगा, इसके डायमेंशंस जो है वो L1 बनेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में हमें और एक स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करनी पड़ती है, दैट इज डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मतलब क्या होता है? डिस्टेंस मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ covered by the body during its course of motion। ठीक है, क्या है देखो, डिस्टेंस मतलब क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन का कंसीडरेशन ही नहीं करना है। जितने घूम रहे हो, जितना जा रहे हो, जितना कवर कर रहे हो, पूरा का पूरा कंसीडर करना है। और कब तक? जब तक मोशन खत्म नहीं होती है तब तक उसको बोला जाएगा डिस्टेंस। तो बेसिकली डिस्टेंस जो है उसको डायरेक्शन का डिस्कशन ही नहीं है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी बनेगी। और इसका ऐसा यूनिट भी पाथ लेंथ मतलब मीटर होगा, इसके डायमेंशंस भी L1 होंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू मोशन। अब इनमें कंपैरिजन के कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, मालूम होने चाहिए आपको। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट होगा एंड ये डिस्टेंस होगा। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि देखो, इट में बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। लेकिन डिस्टेंस जो है नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। एदर ये पॉजिटिव होगा और जीरो होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा और जीरो होगा, ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। उसके बाद में डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक पर्टिकुलर केस है कि जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल बनते हैं। एंड वो केस ऐसी होती है इफ अ बॉडी मूविंग along स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रही है तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। इन ऑल अदर केसेस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक ही ऑप्शनल केस है जिसमें ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल बन जाते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद में इस सीक्वेंस की नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, दैट इज वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होने का रेट अगर मेजर करेंगे तो उसको कंसिडर किया जाता है एज ए वेलोसिटी। ये वेलोसिटी डिनोटेड बाय v होती है, इसका फॉर्मूला बनता है dx बाय dt, जहां पे dx मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, dt मतलब टाइम होगा। इसका मतलब SI यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशंस होंगे L1 t-1। बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एंड अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? सेम होगी एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये वेलोसिटी हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। उसमें से एक होती है
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स व्हाट? वेलोसिटी at the given instant of time। मतलब जिस इंस्टेंट पे बोला गया है उस इंस्टेंट की वेलोसिटी यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हम औरंगाबाद टू पुणे ट्रैवल कर रहे हैं और हमें बोला गया है कि औरंगाबाद टू पुणे डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 250 किलोमीटर और ट्रैवल करने के लिए हमें 5 घंटे लग रहे हैं। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे। 250/5 यानी 50 किलोमीटर पर आवर, यह हमारी वेलोसिटी वहां पे हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जा रहा है कि हम 12 बजे निकले थे और 5 बजे पहुंच रहे, तो एग्जैक्ट 3 बजे हमारी वेलोसिटी कितनी थी? तो कंडीशन क्या है देखो कि 3 बजे हो सकता है कि हम किसी होटल पे रुक के लंच कर रहे थे, इसका मतलब हमारी गाड़ी तो रुकी हुई है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वहां पे 0 बनेगी। इस तरह से पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर अपन कंसीडर कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे क्रिकेट मैच होती है, उसमें सपोज बोला जा रहा है कि 50 ओवर्स में 300 रन हो गए, तो इसका मतलब 6 रन पर ओवर ये रन रेट है। लेकिन अगर वहां पे बोला जा रहा है कि एक ओवर बैटिंग करने के लिए वीरेंद्र सहवाग था, तो उस पर्टिकुलर ओवर में उसने 26 रन निकाले थे, तो उस ओवर के लिए, पर्टिकुलर ओवर के लिए इंस्टेंटेनियस रन रेट 26 रन पर ओवर हो गया। तो बेसिकली इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका नोटेशन होता है वी वेक्टर क्वांटिटी है तो वी वेक्टर, और मैं इंस्टेंटेनियस है इसलिए यहाँ पे इंस्टा लिख देता हूँ। वी वेक्टर इंस्टा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी मीनिंग देखो क्या होती है। अपन डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं कितने टाइम में, डेल्टा टी में, लेकिन डेल्टा टी कैसा है, टेंड्स टू 0, 0 नहीं है लेकिन इतना छोटा है कि 0 जितना है। तो उस पर्टिकुलर केस में हम ये एक्सप्रेशन का यूज करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सेम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिमिट को कन्वर्ट करके हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला मिलता है dx/dt। वी वेक्टर ऑफ इंस्टा इज इक्वल्स टू dx/dt। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इसका जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस है ऊपर वेलोसिटी के देखे थे वैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है एंड इसकी जैसी दूसरी वेलोसिटी हम यहाँ पे पढ़ेंगे पार्ट बी में, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अब ये एवरेज वेलोसिटी जो होती है ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम। मतलब हम क्या करते हैं, पूरी जर्नी कंसीडर करते हैं और पूरी जर्नी में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ था यहाँ पे वी एवरेज इज इक्वल्स टू, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा था ये हमें पूरा कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बनती है एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस बोलेंगे तो हमें क्या करना है, बस उसको लिमिट या फिर डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना है। एंड अगर एवरेज लेनी है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बिटवीन का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई वेलोसिटी एंड उसके दो टाइप्स। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। एग्जांपल, इन दोनों के बिटवीन में डिफरेंस क्या है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम और उसके लिए इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 10t² प्लस 6t माइनस 10। ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आपको दिया है और आपको बोला है फर्स्ट में फाइंड वेलोसिटी
एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। और दूसरा, फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। इस तरह के ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। देखो, इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करो या फिर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, आपको वो खुद समझना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया है कि 5th सेकंड में बोलो, एट 5th सेकंड, मतलब 5th सेकंड का मतलब क्या होता है, एट t इक्वल्स टू 5 जो लिखा है, इसका मतलब होता है कि 4th सेकंड खत्म हो गया और 6 शुरू होने से पहले बिटवीन का जो टाइम है वो 5th सेकंड है। यानी कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। तो जब भी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है, मतलब ए में हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स के लिए एक्सप्रेशन था 10t² प्लस 6t माइनस 10, इसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यानी v इज इक्वल्स टू dx बाय dt करना पड़ेगा, यानी ये बनेगा d बाय dt ऑफ 10t² प्लस 6t प्लस 10। और यहाँ पे आपको एक सिंपल बात याद रखनी है कि डेरिवेटिव का यहाँ पे हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे कि सपोज t⁻n आपको दिया है, तो इसको जब भी अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे मतलब क्या करेंगे, पहले पावर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड पावर में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे। अब देखो, जैसे इसका सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे लिखते हैं तो v इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब 10 एज इट इज रहेगा, 2 पावर थी, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 चला गया तो ये बनेगा 10 इंटू 2t, प्लस यहाँ पे पावर 1 है तो 6 इंटू 1 इंटू t⁻0, मतलब बचा सिर्फ 6, एंड ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो 10 का डेरिवेटिव आएगा नहीं, यानी v इक्वल्स टू आ रहा है 10 इंटू 2 दैट इज 20t प्लस 6। बट हमें बोला था कि टाइम कितना है, 5th सेकंड है, तो t इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे तो 20 इंटू 5 106, ये बन गए मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी फॉर द गिवन केस। ये इंस्टेंटेनियस आ गई। लेकिन अगर एवरेज कैलकुलेट करनी है, पार्ट बी में हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते टाइम आपको याद रखना है कि थोड़ी प्रोसेस ऐसी होती है कि जो एक्सप्रेशन था x इक्वल्स टू 10t² प्लस 6t प्लस 10, इसको अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट केस में t इक्वल टू 0 पुट करके x1 कैलकुलेट करते हैं, बाद में t इक्वल्स टू 10 पुट करके x2 कैलकुलेट करते हैं। देखो, अब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 10 बचा, t को 10 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 10 1000 प्लस ये 60 प्लस 70 यानी 1070। तो ये 2 डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गए। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते टाइम हमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम फॉर द मोशन लेना पड़ेगा, यानी ये बनेगा 1070 माइनस 10 अपॉन 10, ये बनेगा 1060 अपॉन 10। तो यहाँ पे 0 कैंसिल होके आपको वेलोसिटी मिल रही है 106 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस केस में वो दोनों इक्वल आ गई, इक्वेशन था इसलिए, लेकिन ऐसे कंपलसरी नहीं कि दोनों इक्वल होगी, दोनों क्या हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसी सेक्शन का, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन पढ़ने से पहले आपको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई तो आपको स्पीड भी मालूम चाहिए। तो इसके बाद में मैं स्पीड को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। स्पीड मतलब क्या होता है, वही वेलोसिटी के पैरेलल वाली कंसेप्ट है। स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, इनको कवर करके, मतलब डायरेक्शन का यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा तो उसको अपन स्पीड बोलेंगे। स्पीड का नोटेशन भी सेम, v, फॉर्मूला भी सेम, v इक्वल्स टू x बाय t, ऐसा यूनिट भी वही मीटर पर सेकंड, तो डायमेंशंस बनेंगे L1 t-1। ठीक है, और इसको कोई वेक्टर नहीं तो डायरेक्शन नहीं होगी, फिर भी हम इसको 2 पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। एक होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब वही ऊपर का ही पार्ट,
कि स्पीड एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, और ये बनेगी v इंस्टा इज इक्वल्स टू लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाय डेल टी, यानी कि v इंस्टा ये बन जाएगी dx बाय dt, मतलब कि गिवन टाइम में डिफरेंशिएट करके हम टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये स्पीड बन जाएगी। उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट आएगा, दैट विल बी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो x2 माइनस x1 मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। बाकी यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है उसके स्पीड की तरह वेलोसिटी की तरह सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये स्पीड एंड वेलोसिटी हो गई, इनके कंपैरिजन भी वो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के कंपैरिजन जैसे ही होंगे, मतलब कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद में स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी। बस एक ही केस है जहां पे स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल होंगे, ओनली इफ बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रही है तो उसी केस में बस क्या होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल होगी। अदरवाइज हर एक केस में स्पीड ग्रेटर देन वेलोसिटी होगी। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है एंड जीरो भी होती है, ठीक है। तो ये बन गया ऑल अबाउट स्पीड। अब नेक्स्ट पार्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब यहां पे ध्यान देके आपको देखना है कि मैंने सिर्फ वेलोसिटी मेंशन किया है, स्पीड है ही नहीं। इसका मतलब स्पीड का एंड एक्सेलरेशन का कुछ भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होने के लिए कंपल्सरी वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा। लेकिन फैक्ट क्या बोलती है कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड, नंबर 1 by changing magnitude only, number 2 by changing direction only, and number 3 by changing both magnitude plus direction, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर केस है, देखो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो भी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई तो भी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा, या फिर दोनों भी चेंज हो रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा। लेकिन अपन बात 1D की कर रहे हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पहले ही लिखा है कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। सो इन दिस टॉपिक बॉडी इज मूविंग अलोंग straight line only. Therefore, acceleration will be induced only if magnitude of velocity changes. ये स्टार मार्क सिर्फ इस टॉपिक के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। हम पहले ही बोल रहे हैं कि वो अलोंग स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन का चेंज होने का कोई पार्टी नहीं आता है। तो इस टॉपिक में हर बार जो भी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा उसको रिस्पॉन्सिबल चेंज इन मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये जो है मैं इसको ब्रैकेट बना देता हूं, ये मालूम होना चाहिए बस। तो डेफिनेशन के बाद में फॉर्मूला आएगा, एक्सेलरेशन यानी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। या फिर अपन इसको ए वेक्टर इज इक्वल्स टू
dv वेक्टर अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड और इसके डायमेंशंस होंगे L1 t-1। ठीक है, तो ये बना आपका एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन जो है वो दो टाइप का होता है। उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से स्टार मार्क बना देता हूं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ velocity is increasing, then acceleration will be in the same direction as that of velocity। ठीक है, लेकिन अगर if magnitude of velocity is decreasing, then it is known as retardation or deceleration, and will act in the opposite direction to that of velocity। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में भी एंड ये एक्सेलरेशन की दो टाइप के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको अपन एक्सेलरेशन ही बोलेंगे और उसकी डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अगर वो कम होता है तो उसको रिटार्डेशन बोलना पड़ेगा या फिर डिसेलरेशन बोलना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी के फिर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में बन जाती है और जिसका काम बनता है बस वेलोसिटी को कम करना, डिक्रीज करना। ठीक है, तो इस तरह से जितना पार्ट हमने अब तक यहाँ पे डिस्कस किया है टॉपिक में उतनी ही थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनकी बेसिक डेफिनेशन, कुछ बेसिक रिक्वायर्ड पॉइंट्स हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिए।